अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एड्स मैनेजर के अंदर अपने कैंपेन्स को किस तरह से एनालाइज करेंगे, किस तरह से डाटा को स्टडी करेंगे ताकि हम लोग बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें और अपने एड्स को, जो दूसरे एड्स हम लोग अब क्रिएट करेंगे, उनको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे जो ये सारे कॉलम्स हैं, जैसे रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट, रीच, इम्प्रेशंस, इन कॉलम्स की अरेंजमेंट फेसबुक ने बाय डिफ़ॉल्ट भी बहुत सारे हमें चीज़ों को जज करने के लिए, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, कॉलम अरेंजमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी फेसबुक ने दिए हुए हैं। तो हम बारी बारी एक दफ़ा उनको देख लेते हैं कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें एनालाइज करने चाहिए। मैं कैंपेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेट्स गो टू एडसेट लेवल। अब परफॉर्मेंस मैट्रिक, जो परफॉर्मेंस कॉलम जब भी हमने सेलेक्ट किया है ना, तो जो भी हमारा मेन कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होगा, फॉर एग्जांपल परचेजेस है, तो उसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक आपको डाटा दे रहा होगा। जैसे कि ये है हमारे 4 एडसेट्स बने हुए, इसमें सबसे पहले फेसबुक हमें बता रहा है रिजल्ट। डिलीवरी में वो बता देता है कि आपका कैंपेन एक्टिव है, इन रिव्यू है, प्रोसेसिंग में है या अभी ऑफ है। रिजल्ट्स में वो आपको बता रहा है कि भाई क्या रिजल्ट, कितनी परचेजेस आई हैं, उनकी कॉस्ट पर परचेज क्या है, व्हाट इज़ द रीच, व्हाट इज़ मतलब इम्प्रेशंस कितने हैं, अमाउंट स्पेंड क्या है, ठीक है, बिड स्ट्रेटेजी क्या है, एट्रीब्यूशन सेटिंग क्या है। सही है, ये सारी चीज़ें फेसबुक हमें बता रहा होता है। इसमें और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डिलीवरी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिलीवरी से बेसिकली हम लोग ये एनालाइज करते हैं जो फ्रीक्वेंसी है ना, दिस मैटर्स, क्योंकि जब भी हम लोग टॉप टॉप ऑफ द फनल की बात करते हैं ना, तो हमारा एड टॉप ऑफ द फनल में कितनी, हमारी जो ऑडियंस है उसको कितनी दफ़ा दिख रहा है। अगर वो एड 2 टाइम्स दिख रहा है, सो वी आर फाइन, आई एम इवन फाइन विद 4 टाइम्स, कि एक बंदे को मेरी टारगेट ऑडियंस में मेरा एड 4 दफ़ा, 3 टू 4 टाइम्स भी दिख रहा है ना, आई एम गुड विद दैट। बट जहाँ वो 4 से एक्सीड करने लगता है, और फिर मेरे पास आप देखेंगे जैसे जैसे आपका ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होती है ना, 4 से ज़्यादा होने लगती है, आपके जो रिजल्ट्स हैं ना वो ड्रॉप होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही बंदे, मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस में सब लोग आपका ऐड अब 4 दफ़ा देख चुके हैं और वो अब भी कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स कि वो ऐड फटीग हो गई है, वो उस ऐड के लिए, वो उस एक तरीके से वो उस ऐड को लेकर नम हो चुके हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उस ऐड से। तो इट इज़ टाइम टू चेंज द ऐड। तो फ्रीक्वेंसी से हम लोग ये एनालाइज़ करते हैं कि यार हमारी टारगेट ऑडियंस में जो लोग हैं वो हमारा ऐड एक बंदा कितनी दफ़ा देख चुका है। अगर 4 दफ़ा देख चुका है और फिर भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सो इट मीन्स यार वो लोग अब नम हो चुके हैं उस ऐड को, उनको वो ऐड मैटर नहीं करता, या वो ऐड में वो कन्विंसिंग पावर नहीं है कि उनको कन्विंस करके हमारे पास परचेज आ जाए। सो इट इज़ टाइम कि यार ऐड फटीग हो गई है, इट इज़ टाइम वी शुड चेंज द ऐड। तो डिलीवरी से हमें ये पता चलता है। इंगेजमेंट में बस बेसिक्स आपको बता देता है कि जो आपकी पोस्ट है फेसबुक कि उसके ऊपर क्या इंप्रेशंस हैं, क्या रीच है, लिंक क्लिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, पोस्ट रिएक्शन, पोस्ट कमेंट, पोस्ट सेव, पोस्ट शेयर्स, लिंक पे, ठीक है, और कॉस्ट पर लिंक क्लिक क्या आ रही है। ठीक है, देन वी हैव वीडियो एंगेजमेंट। जो भी हम लोगों ने वीडियो ऐड लगाया है उसके बारे में बता देता है फेसबुक के यार 50% कितने लोग देख रहे हैं, 95% आपकी वीडियो कितने लोगों ने देखी है, 100% कितने लोगों ने देखी है आपकी वीडियो। ठीक है, तो ये एनालिसिस हमारे पास क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये सब इतना मैटर नहीं करता, जो इसमें मुझे जो लगता है ना, जो देखने के मैट्रिक्स हैं, दैट इज़ परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी। और वीडियो एंगेजमेंट देख सकते हैं कि यार हमारा कंटेंट जो है वो लोग कंज्यूम करना पसंद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पूरी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। सही है।
प्रॉपरली कैंपेन्स को एनालाइज करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने कैंपेन को एक प्रॉपर फनल वे में ऑर्गेनाइज करें। जो भी हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग डाटा एनालाइज करना चाह रहे हैं, इट शुड बी एनालाइज्ड इन द फनल वे। अब फनल वे से मेरा क्या मतलब है कि व्हाट एक्शन हैपेंस फर्स्ट, कौन सा एक्शन पहले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हमारा एड सबसे पहले लोगों के सामने आता है, तो वो उस एड को देखेंगे। तो हमारे लिए क्या मैटर करता है सबसे पहले, दैट इज इम्प्रेशन, कि यार कितने इम्प्रेशंस आ रहे हैं हमारे ऐड के ऊपर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। फिर हमें जानना चाहिए कि हमारे जो इम्प्रेशंस आ रहे हैं, उन 1000 इम्प्रेशंस आने की कॉस्ट क्या है, व्हाट इज कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर जब एक बंदे के सामने फेसबुक के ऊपर या फेसबुक फीड के ऊपर जब भी हमारा ऐड आता है या कहीं पे भी हमारा ऐड आता है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं दे एंड अप क्लिकिंग द ऐड। तो पहले किसी के सामने भी, पहले एक बंदे के सामने ऐड आता है, फिर वो उसके ऊपर क्लिक करता है। तो सेकंड हमारे पास जो हम लोग के पास मैट्रिक्स होना चाहिए फनल के अंदर, फनल वे में जब हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं अपने डाटा को, तो देन इट इज कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं और कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रहा है। दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स। जो थर्ड मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि कितने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर रहे हैं। एक चीज दैट इज लैंडिंग पेज व्यूज, वो मैट्रिक्स है जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे कि आफ्टर क्लिकिंग कितने लोगों ने, क्योंकि आप देखेंगे कि एड्स के ऊपर जो क्लिक है ना वो बहुत सारे हैं, लेकिन लैंडिंग पेज व्यूज उतने नहीं होते। यू आर गेटिंग 100 क्लिक्स लेकिन लैंडिंग पेज व्यूज आर ओनली 50, बिकॉज कई लोग क्लिक तो कर देते हैं लेकिन देन दे डोंट वेट कि यार पूरी वेबसाइट लोड हो एक्सेट्रा, वो बैक कर देते हैं या गलती से क्लिक कर देते हैं। सो लैंडिंग पेज व्यूज। फिर अगला है कि यार जिस पेज की मैंने अपने ऐड के अंदर जिस पेज की लिंक डाली थी, जहां पे भी ट्रैफिक भेजा था, वहां पे उस पेज के ऊपर कितने लोग लैंड हुए हैं। देन द अदर इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स इज व्यू कंटेंट। उसके बाद के लैंड होने के बाद मेरा कंटेंट लोगों ने व्यू किया है, वो मेरे दूसरे प्रोडक्ट डिस्प्ले पेजेस पे गए या वेबसाइट पे कुछ और उन्होंने एक्सप्लोर किया या नहीं किया। आफ्टर व्यूइंग कंटेंट वन विल ऐड टू कार्ट और इनिशिएट चेकआउट। तो अब ऐड टू कार्ट का हमें मैट्रिक्स चाहिए कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है एंड व्हाट इज द कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट। सिमिलरली देन वी वांट कितने लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया है एंड और कितने लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया है और व्हाट इज द कॉस्ट पर इनिशिएट चेकआउट। देन हाउ मेनी पीपल हैव परचेज्ड एंड व्हाट इज कॉस्ट पर परचेज। तो ये फनल वे में अगर हम लोग अरेंज करेंगे अपने डाटा को, तो हम बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को कस्टमाइज कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके का फनल वे में ई कॉमर्स फनल की अरेंजमेंट नहीं है, तो वो हम लोग खुद कस्टमाइज कॉलम्स के अंदर बनाएंगे। ठीक है, पहले जब हमने चूज किया तो फेसबुक ने हमें दिखा दिया कि भाई ये सारी चीजें आ रही होंगी। Let's select performance and then we go to e-commerce. Oh sorry, हमने परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लिया है। नाउ वी विल गो टू कस्टमाइज कॉलम्स। अब हम लोग कॉलम्स को कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, या ये हम लोग कैंपेन लेवल से करते हैं। ठीक है, कस्टमाइज कॉलम्स। अब फेसबुक ने हमें बता दिया कि भाई ये कॉलम्स आ रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं कि जब परफॉर्मेंस सेलेक्टेड था तो हमारे लिए कौन कौन से मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट हैं देखना। ठीक है, हम कैंपेन नेम देखना चाहते हैं। ठीक है, हम डिलीवरी भी देखना चाह रहे हैं, हम रिजल्ट्स भी देखना चाहते हैं, हम कॉस्ट पर रिजल्ट भी देखना चाहते हैं। रीच आई थिंक इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, तो मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। यस आई वांट टू सी इम्प्रेशंस, आई वांट टू सी अमाउंट स्पेंट।
कब एंड हो रहा है मेरा कैंपेन, ऑन गोइंग है, ठीक है। बजट क्या है मेरे कैंपेन का, ओके, आई एम फाइन विद दैट। व्हाट इज द बिड स्ट्रेटेजी, मोस्टली हम लोग लोएस्ट कॉस्ट रखते हैं बिड स्ट्रेटेजी। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी बिड स्ट्रेटेजी भी आ रही हो हर कैंपेन के साथ, सो यू कैन सेट इट और यू कैन रिमूव इट। एट्रीब्यूशन सेटिंग मेरे ख्याल से मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने क्या चूज़ किया है, 7 डे क्लिक है या 7 डे क्लिक एंड 1 व्यू है, 1 डे व्यू। तो आई कैन रिमूव इट, आई कैन रिमूव बिड स्ट्रेटेजी, क्योंकि आई यूजुअली गो फॉर लोएस्ट कॉस्ट बिकॉज आई एम अ बिग बिलीवर दैट अगर आपका क्रिएटिव गेम स्ट्रॉन्ग है ना, सो यू कैन बीट एवरीवन इन द ऑक्शन एंड यू फेसबुक के ऊपर फिर आप छोड़ दें लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। सो आई डोंट वांट टू कीप बिड स्ट्रेटेजी। लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट, ठीक है। ये ऐड की चीज़ें आ गई हैं अब हमारे पास के क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, फाइन, लेट इट बी एयर। स्केड्यूल, इट इज़ ऑलवेज ऑन गोइंग, मैं कभी भी एंड डेट सेट नहीं करता, सो आई डोंट वांट स्केड्यूल। Then it is going to show us link clicks, website purchases and on Facebook purchases, ठीक है। मैं सारा ट्रैफिक सेंड करता हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने हिसाब से खुद से सेट कर रहे हैं, ओके। कैंपेन नेम और एड सेट नेम तो आ रहा होगा। देन उसके बाद मैंने कैंपेन के बाद मैंने नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है, व्हाट आई वांट टू सी। मुझे इनिशियली तो डायरेक्टली कैंपेन का जो मेन रिजल्ट है ना, जिसके लिए कैंपेन रन हो रहा है, मुझे वो देखना होता है। सबसे पहले मेरे सामने वो आ जाए कि ताकि उन 2-3 चीज़ों को, कॉलम्स को देखते ही ना मुझे समझ आ जाए कि यार ओवरऑल कैंपेन की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। सो दैट इज रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट, आरओएस। और चले मैं देख लेते हैं। सबसे पहले आफ्टर डिलीवरी व्हाट आई वांट टू सी इज कैंपेन नेम, डिलीवरी, ठीक है। रिजल्ट क्या है, मेरी वेबसाइट परचेजेस कितनी है, दिस इज द रिजल्ट। व्हाट इज द कॉस्ट पर रिजल्ट, आई एम फाइन विद दैट। एंड मेरे पास अमाउंट स्पेंट कितनी हुई है, आई वांट अमाउंट स्पेंट ओवर दिस। और मुझे अपना परचेज कन्वर्जन वैल्यू, मुझे आरओएस देखना है, ठीक है। टोटल परचेज आरओएस, यूनिक वैल्यू कॉस्ट, यूनिक कॉस्ट, आई वांट टू सी द टोटल आरओएस। तो मैंने ये टोटल आरओएस सेलेक्ट कर लिया, ये सबसे एंड में आपके पास विजिबल हो जाएगा, सही है। अब वेबसाइट परचेज आरओएस रिटर्न ऑन एड स्पेंड आ रहा है। अगर मैंने इसको टिक रहने दिया, मतलब अगर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई अलग से आरओएस मुझे पता चले, तो मैं इसको टिक, मैं उसमें से ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। वरना अगर मैं नहीं भी चूज करूंगा ना, तो मेरे पास ऊपर रिजल्ट्स में आ रहा होता है। सो आई डोंट वांट टू चूज, मुझे पूरा आरओएस जानना है। अमाउंट स्पेंड के बाद आ गया मेरा आरओएस, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मुझे टोटल भी जानना है और मुझे वैल्यू भी जाननी है। हम्म, तो मुझे वैल्यू जाननी होती है कि जैसे कि अगर मेरी 2 सेल्स हुई हैं, 2 यूनिट्स मेरे बिके हैं और उनकी कन्वर्जन वैल्यू इज़ 4000, तो मुझे जाननी होती है कि यार 4000 इज़ द वैल्यू, ताकि परचेजेस, परचेज, तो हम परचेज लिखा मैंने, तो यहाँ पे देखें मैट्रिक्स आ गया परचेजेस। आई विल सेलेक्ट वैल्यू बिकॉज आई वांट टू नो द वैल्यू। हम लोग चाहते हैं कि भाई हमें वेबसाइट परचेज कन्वर्जन वैल्यू पता चले कि वेबसाइट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब देखें, मुझे जो मैट्रिक्स इनिशियली फ़ौरन देखने होते हैं ना, वो मुझे पता चल जाते हैं
कि यार मेरे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, मेरी परचेजेज आई कितनी है, एक परचेज ने कितना कॉस्ट किया है मुझे, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट, और उस अमाउंट स्पेंट के अगेंस्ट टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स क्या, सेल्स रेवेन्यू क्या बन रहा है, और आरओएस क्या है मेरा। ये मुझे सबसे पहले एकदम दिख जाने चाहिए, मैं इसको इसलिए हमेशा सबसे पहले अरेंज करके रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इसलिए हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया ये वेबसाइट परचेज आरओएस, वरना सेलेक्ट भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फनल को एनालाइज करने के लिए कि व्हाट वी वांट टू सी, कि यार कितने इंप्रेशन आए मेरे ऐड, कितने मतलब कितने लोगों के सामने से बार बार गुजरा है मेरे पास, तो मुझे वो नंबर देखना है। साथ में मुझे देखना है इम्प्रेशंस के साथ के सीपीएम क्या है, मतलब 1000 लोगों तक मेरा एड क्रिएटिव पहुंचने की कॉस्ट क्या है। सो आई विल टेक दिस अप एंड अरेंज इट के कॉस्ट पर total number of impressions and cost per 1000 impressions. Now after seeing my impressions, what is important is link clicks, कि यार कितने link clicks आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ कि सी टी आर, जो सी टी आर है ना, दैट इज ऑल, हमारे पास सी टी आर है कि क्लिक थ्रू रेट, वी वांट टू नो द क्लिक थ्रू रेट बेसिकली। तो सी टी आर इज ऑल के आपके सामने किसी के सामने आपका एड आया है, ठीक है, मेरे पास ये एक ऐड आया है माइंडेड स्पिरिट का। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे सी मोर पे भी क्लिक करूंगा तो वो भी एक क्लिक मान लेगा, मैं यहाँ से क्लिक करके फेसबुक के पेज के ऊपर चला जाऊंगा तो वो भी क्लिक काउंट हो जाएगा, मैं यहाँ लाइक कर दूंगा या मैं कमेंट करने के लिए भी क्लिक कर दूंगा तो वो भी काउंट हो जाएगा एज अ क्लिक, और अगर मैंने शॉप नाउ पे क्लिक करके मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर किया तो वो भी क्लिक है। तो यहाँ पे तो ये जो सी टी आर है ना, दैट इज ऑल, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सी टी आर, क्योंकि अगर मैं परचेज कन्वर्जन का कैंपेन चला रहा हूँ सो आई वॉन्ट टू नो यार मेरा सी टी आर एल क्या है, जो मेरा असल पर्पस है दिस शॉप नाउ, इस पे कितने लोग क्लिक कर रहे हैं ताकि वो मेरी वेबसाइट के ऊपर लैंड करें और परचेज अपनी और इसको परचेज कर लें मेरे प्रोडक्ट को। सो आई विल सेलेक्ट सी टी आर क्लिक लिंक थ्रू रेट। अच्छा, ये अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि 100 लोगों के सामने अगर मेरा ऐड जा रहा है तो कितने लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। इफ माई सी टी आर इज 2, इट मीन्स दैट माई एड इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल एंड आउट ऑफ दोज 100 पीपल 2 आर क्लिकिंग शॉप नाउ, ताकि वो मेरी वेबसाइट के ऊपर जा सके। तो अब हम इसको ले जाते हैं ऊपर। ये क्या सीन हुआ यार, सीपीएम कहाँ चला गया। ठीक है, ये सी टी आर आ गया यहाँ पे हमारा, लेट मी गो एंड फाइंड, सीपीएम कहाँ चला गया यार। ठीक है, इम्प्रेशंस, देन वी हैव सीपीएम, फिर हम जो ने जानना है कि भाई क्लिक कितने लोग कर रहे हैं, एंड देन वी आल्सो वांट टू नो सीपीसी, कॉस्ट पर लिंक क्लिक। कॉस्ट पर लिंक क्लिक, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है लैंडिंग पेज व्यूज, के टोटल लैंडिंग पेज व्यूज कितने आ रहे हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, आफ्टर क्लिकिंग इट कितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरा पेज प्रॉपरली लोड हो जाए और वो उसको गो थ्रू कर सकें। और अगर हम कॉस्ट पर लैंडिंग
पेज व्यू भी जानना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वी विल सेलेक्ट द कॉस्ट, इट विल टेल अस दैट आपके एक लैंडिंग पेज व्यू की क्या कॉस्ट आ रही है। सही है। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है जो कि मुझे ट्रैक करना है, दैट इज व्यू कंटेंट। I want to know the number of view contents and I also want to know the cost per view content। वेबसाइट कंटेंट व्यूज जानने हैं हमें, ठीक है, और फिर हमें जानना है कि कॉस्ट क्या आई एक कंटेंट व्यू की। सही है। अब उसके बाद मैंने जानना है कि भाई व्यू कंटेंट करने के बाद कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है। तो टोटल नंबर ऑफ ऐड टू कार्ट्स आई वांट टू नो एंड द कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट। ठीक है, ओनली वेबसाइट ऐड टू कार्ट्स। कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट। देन आई वांट टू नो कि कितने लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया है, टोटल एंड द कॉस्ट। कॉस्ट पर चेकआउट इनिशिएटेड। ठीक है, अब वेबसाइट परचेजेस यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, यहीं से ऊपर ले आते हैं फनल को, एंड हमने परचेजेस पे ही करना है और कॉस्ट पर वेबसाइट परचेज, ओह सॉरी, वेबसाइट परचेजेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉस्ट पर परचेज। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये हम लोगों ने अपना फनल वे में बना लिया है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, चलो बजट को ऊपर ले जाते हैं यार। सही है कि हमारा जो भी डेली बजट है वो दिख रहा हो हमें पहले ही। कैंपेन नेम, डिलीवरी, फिर बजट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वी विल सेव एज प्रीसेट। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और हम अपने इस कस्टमाइज कॉलम को जो भी नाम देना चाहते हैं, ई कॉमर्स फनल एनालिसिस। ठीक है, और हम इसको, ये ज़रूर करिएगा सेव एज प्रीसेट एंड देन वी विल अप्लाई इट। तो ये अब अप्लाई हो गया है और ये अब हम कॉलम्स पे जाएंगे ना, ये देखें हमारे पास जहाँ पे भी आ रहा होगा ई कॉमर्स फनल एनालिसिस। ठीक है, सो वी विल सेलेक्ट इट, ई कॉमर्स फनल एनालिसिस। तो अब ये अरेंजमेंट हमारे पास होकर आ गई है। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या पता चल रहा है। सबसे पहले हमें रिजल्ट्स पता चल गए, कितनी परचेजेज आई हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट 200 आया है, अमाउंट स्पेंट इतनी हुई थी, उसके बदले में जो परचेज कन्वर्जन वैल्यू आई है दैट इज 64। यार ये 2 दफ़ा आ गया, लेट्स एडिट दिस अगेन, कस्टमाइज कॉलम्स। ये क्या चक्कर हुआ है, परचेज कन्वर्जन वैल्यू, हमारे पास क्या आ रहा है, ये परचेज कन्वर्जन वैल्यू भी आ रही है और वेबसाइट परचेज कन्वर्जन वैल्यू भी आ रही है। वेबसाइट परचेज, तो ये जो मैंने अलग से सेलेक्ट किया है ना, लेट मी एलिमिनेट दैट, उससे शायद हमारा मसला हल हो जाएगा। अप्लाई,
ओके, लेट्स डू वन थिंग, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे फिर से। लेट्स सेलेक्ट दिस। अब हम इसको करेंगे कस्टमाइज कॉलम्स। ठीक है, ये जो हम लोगों ने टिक किया है ना, हम जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया परचेज कन्वर्जन वैल्यू, तो वो हमें टोटल परचेज कन्वर्जन वैल्यू भी दिखा रहा होगा और वेबसाइट पे भी दिखा रहा होगा अलग से। अब हमें तो पता है कि हम तो वेबसाइट पे ही ट्रैक कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही सेलिंग कर रहे हैं, हम फेसबुक के ऊपर तो कोई हमारे पास शॉप के पास ऑप्शन ही नहीं है कि लोग चेकआउट कर सकें। तो लेट्स जस्ट रिमूव दिस, और सिर्फ ये हमारे पास ये रह जाएगा कि परचेज कन्वर्जन वैल्यू क्या है। ठीक है, हमें पता है कि आरओएस हमारा वेबसाइट रिलेटेड ही है, सो लेट्स रिमूव दैट। अब कंटेंट व्यूज हमें पता है कि यार वेबसाइट से ही आ रहे हैं हमारे पास, तो हम क्योंकि ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर ही भेज रहे हैं, तो रिमूव दीज टिक्स। सही है, बस हमने चेकआउट इनिशिएटेड को सेलेक्ट करना है, ऊपर ले आना है और इन दोनों को एम्प्टी छोड़ देना है। सही है, और ये लिंक क्लिक्स, लिंक क्लिक्स और लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, फिर अब हम इसको सेव एज प्रीसेट कर लेते हैं एंड अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर से देख लेते हैं। हमारे पास आ गया कि नंबर ऑफ वेबसाइट परचेजेस क्या हैं, फिर हमारे पास आ गया दैट कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, अमाउंट स्पेंड आ रहा है, परचेज कन्वर्जन वैल्यू आ रहा है, देन वी हैव परचेज आरओएस, फिर इम्प्रेशंस, 1000 लोगों तक पहुंचने का क्या हमें वो पड़ रहा है, फिर हमारा सी टी आर एल क्या है, देन कॉस्ट पर लिंक क्लिक 5.77, लिंक क्लिक्स आर 870, लैंडिंग पेज व्यूज आर 439। अब ये लिंक क्लिक्स ना, यहाँ पे कोई भी लिंक क्लिक्स हो सकते हैं, कई लिंक क्लिक्स तो आपके लोग वेबसाइट के ऊपर भी आएंगे, वो लोड होने का वेट नहीं करेंगे, क्रॉस कर देंगे, एंड दीज लिंक क्लिक्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू योर फेसबुक पेज, उन्होंने आपके नाम के ऊपर भी क्लिक कर दिया और वो लोग चले गए आपके पेज के ऊपर। ठीक है, फिर हमारे पास लैंडिंग पेज व्यूज आ गए, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू, देन हाउ मेनी कंटेंट व्यूज वी हैड, देन कॉस्ट पर कंटेंट व्यू। अब ये देखें, इससे हमें क्या पता चलता है कि अब यहाँ पे ना देखें, एनालिसिस के वक्त ना बहुत सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे लैंडिंग पेज व्यूज हैं 439 एंड कंटेंट व्यूज हैं 258, मतलब कि ये दिस इज, मतलब ये अच्छा रेशो है कि 439 लोगों ने मेरी वेबसाइट का लैंडिंग पेज लोड होने का वेट किया एंड उनमें से 439 में से 258 एंडेड अप क्लिकिंग इट। पूरे 439 ने क्यों नहीं किया? अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि भाई शायद मेरे जो इनिशियली जो कलेक्शन पेज में जो प्रोडक्ट्स पिक्चर्स मैंने लगाई हुई थी वो उनको बहुत अपीलिंग नहीं लगी कि वो किसी प्रोडक्ट पेज के ऊपर क्लिक करके आगे जाएं। उन्होंने पहली पिक्चर देखकर ही शायद मेरे प्रोडक्ट को कहा कि नहीं यार, वी डोंट वांट टू बाय दिस, और उन्होंने कहा कि यार हम लोगों ने देख लिया इनका कलेक्शन, हमें मज़ा नहीं आया देख के, वो शायद हमारे राइट कस्टमर नहीं होंगे, एंड उन्होंने बैकआउट कर दिया। लेकिन अगर ये तो अभी बहुत सही है रिजल्ट, 439 आपके पास लैंडिंग पेज व्यूज हैं एंड 258 आर द कंटेंट व्यूज। तो अगर ये रेशो, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए ना, जैसे कि ये आपके पास 1000 है या 1500 है और ये फिर 300 है, तो इट मीन्स हमें ना अपनी इमेजेस वगैरह चेंज करके वेबसाइट के ऊपर देखना चाहिए कि वो लैंडिंग पेज के ऊपर जब लैंड कर रहे हैं तो हमारी इनिशियली पिक्चर बहुत अच्छी हो कि यार वी कैन, के लोग अट्रैक्ट हो एंड क्लिक करके भाई प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज के ऊपर जाके उस प्रोडक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लें। फिर कॉस्ट पर फिर ऐड टू कार्ट्स हमने देख लिया कि भाई 92 ऐड टू कार्ट्स हुए थे, फिर चेकआउट इनिशिएट हुए 34 और वेबसाइट परचेजेस हुई 25।
तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज करने को मिलती हैं दैट यार 92 ऐड टू कार्ड्स हुए भाई, चेकआउट इनिशिएट किया 34 लोगों ने, और वेबसाइट परचेजेज हुई हैं 25। तो यानी कि यार 92 ऐड टू कार्ड्स हुए और 25 परचेजेज हुई। तो यहाँ पे भी आप एनालिसिस कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं कि एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर ये डिफरेंस, ये भी चलें अभी ओके डिफरेंस है, इतना ज़्यादा बुरा डिफरेंस नहीं है, वी विल रीटारगेट ऑल दोज ऐड टू कार्ट वालों को हम वापस रीटारगेट करेंगे कि वो हमसे परचेज करें या उनको कोई अच्छी ऑफर दे देंगे 10 पर रीटारगेटिंग ऐड में। अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हमें समझना होता है कि यार हमें जाके चेक करना होता है कहीं ऐड टू कार्ट के पेज पे जाने के बाद कस्टमर का एक्सपीरियंस बुरा तो नहीं हो रहा, या ऐड टू कार्ट करने के बाद जब वो इनिशिएट चेकआउट करता है या ऐड टू कार्ट, उसके पास कोई डिलीवरी कॉस्ट एकदम से ऐड तो नहीं हो जाती जिसको देख के वो उसका मूड ऑफ हो जाता है कि यार मैंने प्रोडक्ट तो लिया है 1000 रुपीज़ का और मेरे पास वो डिलीवरी कॉस्ट शो कर रहा है कि 150 रुपये या 200 रुपये डिलीवरी कॉस्ट आएगी, या इनिशिएट चेकआउट में आपके पास डिलीवरी कॉस्ट इंक्रीज होके आ रही होती है। या फिर हम लोग को देखना होता है कहीं हमारा ऐड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट करने के बाद अगर ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाए, कहीं लोडिंग टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं है या हम कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांग रहे हैं कस्टमर से कि वो देने में घबरा रहा है कि इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों मांगी जा रही है, सीधा सीधा नंबर और एड्रेस ले लिया जाए और मेरा परचेज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सवालात तो नहीं पूछ रहे कस्टमर से। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा कि यार कहाँ पे खराबी लाई करती है, कि हमारे फनल में कहाँ पे गैप है, हमारे फनल में कहाँ ब्रेक आ रहा है कि यार इतनी सारे ऐड टू कार्ट्स के बाद हमें सिर्फ 25 परचेजेस मिल रही हैं यार। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एनालाइज, ये तो चलें फिर भी सही है, दिस इज एक्सेप्टेबल कि यार 90 ऐड टू कार्ड्स और 25 परचेजेस हैं, इट इज़ एक्सेप्टेबल। बट अगर रेशो ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाएँ चीज़ें, देन वी हैव टू स्टडी के यार हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांग रहे लोगों से, हम लोग का पेज ऐड टू कार्ट वगैरह के बाद पेज टाइमिंग तो स्लो नहीं हो जाता, या फिर पेज एक्सपीरियंस तो बुरा नहीं है कि ऐड टू कार्ट करके बंदा खो गया। कि कई लोग ऐड टू कार्ट करते हैं ना, तो आपने देखा होगा साइट में वेबसाइट्स के ना यहाँ पे पॉपअप आ जाता है कि यू हैव एडेड टू कार्ट, डू यू वांट टू इनिशिएट चेकआउट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब आप उसको मैसेज दे रहे हो कि भाई ऐड टू कार्ट कर लिया, अब इनिशिएट चेकआउट करो, परचेज कंप्लीट करो। कई बिजनेसेस क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करता है बंदा, वहाँ एक ऊपर छोटी सी कार्ट बनी हुई होती है और वहाँ पे आपका प्रोडक्ट चला जाता है ऐड टू कार्ट होकर। कई लोग अब ढूंढते रहते हैं यार ऐड टू कार्ट कर दिया, अब मैं इनिशिएट चेकआउट कहाँ से करूँ। कि अब कई लोग, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, इनिशियली वो पिक नहीं कर पाते कि यार उसके ऊपर जाके मैं यहाँ पे जो वो बास्केट बनी हुई है उस पर क्लिक करके इनिशिएट चेकआउट करूंगा तो मेरी परचेज कंप्लीट होगी। तो वो उसमें परेशान हो जाते हैं लोग और बैक कर देते हैं। तो हमने देखना होता है कि यार हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, देन वी कैन गो अहेड एंड इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, देन वी हैव वेबसाइट परचेजेज एंड एवरीथिंग। सही है। अब देखने की क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, लेट्स सेलेक्ट वन कैंपेन एंड गो अहेड ओवर हियर। अच्छा, यहाँ पे ना एक ही ऐड चल रहा है बेसिकली। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि हमने करना क्या है। हम लोग ने जब, जैसे कि हम लोगों ने क्रिएटिव टेस्टिंग की है, नाउ वंस वी हैव डन द क्रिएटिव टेस्टिंग, नाउ वी वांट टू सेलेक्ट कि यार हमारा कौन सा क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा है। तो पहला जो मैट्रिक्स होगा, अभी आप लोग, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, अभी हम लोग, आप लोग अज्यूम करें, अभी हम लोग ने कि ये दोनों ना डिफरेंट एड्स हैं,
एक ही एड सेट है, एक एड सेट के अंदर दो एड्स हमने बनाए हुए विच आर दीज टू एड्स, एंड नाउ वी हैव डन द क्रिएटिव टेस्टिंग एंड नाउ वी वांट टू ग्रेजुएट दैट क्रिएटिव टू द नेक्स्ट लेवल कि यार हमारा इनमें से विनिंग क्रिएटिव कौन सा है। तो हम लोग कैसे डेटा को स्टडी करेंगे? जब भी हमने अपना क्रिएटिव को ग्रेजुएट करवाना है टू द नेक्स्ट लेवल, अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो परचेजेस के ऊपर जाएंगे कि यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी वांट परचेजेस, कि परचेजेस आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो वी विल गो अहेड कि यार लोग क्लिक करने के बाद परचेज कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट को या नहीं कर रहे हैं। तो पहला मैट्रिक्स टू ग्रेजुएट द क्रिएटिव विल बी परचेजेस। ठीक है, आफ्टर दैट अब सोचते हैं कि हमारे पास भाई यहाँ पे ना परचेजेज आई, कोई परचेज नहीं आई है हमें, लेकिन हमें हमारे पास मजीद क्रिएटिव नहीं है टेस्ट करने के लिए, हमें इन्हीं दोनों क्रिएटिव में से किसी एक को नेक्स्ट स्टेज पे ग्रेजुएट करना है ताकि हम अपनी ऑडियंस टेस्टिंग, इंटरेस्ट टेस्टिंग शुरू कर सकें। तब हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे कि परचेजेस नहीं आई हैं, तो हम लोग फिर दूसरे रिजल्ट्स के ऊपर जाएंगे कि यार कॉस्ट पर चेकआउट इनिशिएट क्या आ रहा है, लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किए हैं या नहीं किए, लोगों ने ऐड टू कार्ट किया मेरे ऐड को देख के। तो जिसके भी जिस पर्टिकुलर जिस भी पर्टिकुलर ऐड के ऐड टू कार्ट और इनिशिएट चेकआउट ज़्यादा होंगे ना, हम उनको क्वालिफाई कर लेंगे कि ठीक है यार, इनको क्वालिफाई करके हम आगे ले जाते हैं। मतलब इनमें से विनिंग क्रिएटिव कौन सा है कि जिसके ऐड टू कार्ट हैं और जिसके ऐड टू कार्ट ज़्यादा है और इनिशिएट चेकआउट ज़्यादा है, और एक के बहुत बुरे हैं, उसके है ही नहीं, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि हम ये तीन क्रिएटिव्स को अभी टेस्ट कर रहे थे, जैसे कि ये तीनों समझे डिफरेंट क्रिएटिव्स हैं। अब हमारे पास वो रिजल्ट्स तो हैं, चलें परचेज नहीं आई और इनिशिएट चेकआउट ऐड टू कार्ट एक का ज़्यादा है और एक का कम है, सही है इनमें से। फिर हमने क्या देखना है, फिर हम अपना एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CTRL कि यार चलो इस पर्टिकुलर एड के ऊपर, अभी जैसे कि परचेज का सिनारियो हमने ऑफ किया हुआ है कि परचेजेस आई भी नहीं है, देयर आर नो परचेजेस। हमने सिर्फ इनिशिएट चेकआउट और ऐड टू कार्ट देखा, और हमारा इनिशिएट चेकआउट और ऐड टू कार्ट इसका सबसे अच्छा है 3.55 वाले का। ठीक है, तो हम इसको तो ग्रेजुएट करेंगे नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। अब ये भी एक क्रिएटिव है जिसका CTRL 4.28 है, तो कहीं ना कहीं मैं इस पर्टिकुलर क्रिएटिव को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा कि यार चलो, ऑडियंस को रोक तो रही है क्रिएटिव, ऑडियंस इस क्रिएटिव को देख के रुक तो रही है और क्लिक तो कर रही है, वेबसाइट पे तो जा रही है, कोई चलो सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं लिया, दैट इज फाइन। बट यार ऑडियंस मतलब इस क्रिएटिव को देख के रुक रही है और क्लिक भी कर रही है, तो इसका CTRL बहुत अच्छा है। तो आई शुड अभी मतलब इनिशियल टेस्टिंग में मुझे इसको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, आई शुड कैरी दिस वन ऑल्सो फॉरवर्ड। तो मैं इसको भी, डिस्पाइट इसके ऐड टू कार्ट और इनिशिएट चेकआउट नहीं थे, शायद एक दो थे या बिल्कुल भी नहीं थे, और इसके थे अच्छे खासे, लेकिन इसका CTRL बहुत अच्छा है। तो आई विल स्टिल क्वालिफाई इट टू द नेक्स्ट स्टेज कि मैं इसको थोड़ा सा और मजीद मौका दूं। सिमिलरली अब आप समझें कि अब हम एड सेट लेवल पे आ जाते हैं। अब हम लोग ने जब इंटरेस्ट टेस्टिंग की है, ठीक है, जब हम लोगों ने इंटरेस्ट टेस्टिंग की, तो इंटरेस्ट टेस्टिंग में हमने अपनी ऑडियंस को नेक्स्ट स्टेज पे क्वालिफाई करना है। उसका जो मैट्रिक्स हमने हर हाल में उसका जो मैट्रिक्स, ऑडियंस क्वालिफाइंग टू द नेक्स्ट स्टेज विल ऑलवेज बी परचेज, बाकी कुछ भी नहीं देखना, मैंने परचेजेस ही देखनी है कि यार मेरी परचेजेस आई हैं तो ये मैं ऑडियंस को क्वालिफाई करूंगा नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। अब हमने फनल वे में अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट्स एंड वी आर टेस्टिंग, और हम लोग ये चार इंटरेस्ट टेस्ट कर रहे हैं।
और हमने देखा इन चारों इंटरेस्ट को टेस्ट करते हुए कि अब हम चारों इंटरेस्ट को टेस्ट कर रहे हैं और हम लोग नोट कर रहे हैं कि अभी कोई भी सेल नहीं आई है, और हम लोगों ने एक इंटरेस्ट को टेस्ट करने का जो हमारा बजट है ना, फॉर एग्जांपल हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो मार्जिन है दैट इज 1000 रुपीज, तो हम ब्रेक इवन इनटू 2000 रुपीज हमने इंटरेस्ट टेस्टिंग, मैंने इसका बजट रखा हुआ है एक एड सेट का, कि भाई इसके ऊपर भी 2000 खर्च करूंगा, इस एड सेट के ऊपर, इस एड सेट के ऊपर भी 2000, इस एड सेट के ऊपर भी 2000, इस एड सेट के ऊपर भी 2000 रुपए खर्च करूंगा बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। एंड बजट को मैं ब्रेकअप कर दूंगा, मतलब इस एड सेट के ऊपर मुझे इस इंटरेस्ट को टेस्ट करने के लिए 2000 रुपए तो खर्च करने हैं, लेकिन मैं एक दिन में नहीं खर्च करूंगा, मैं खर्च करूंगा 500 इंटू 4, 4 डेज के अंदर, या 1000 इंटू 2 डेज के अंदर। रीजन ताकि फेसबुक को टाइम मिल जाए अच्छी तरीके से ऑडियंसेस को आइडेंटिफाई करने का और सेल्स लाने का। अब हम फर्ज करते हैं कि मैं, अब हम लोग ने लेकिन दूसरे मैट्रिक्स के ऊपर भी ड्यूरिंग टेस्टिंग नजर रखनी है, कि मैंने देखा यार मॉप एंड क्लीनिंग का जो मेरा इंटरेस्ट है, मैंने उसको देखा ठीक है यार सीपीएम सही आ रहा है, अब मेरा सीटीआरएल मैंने देखा दैट इज 0.5%, अभी यहाँ पे तो 3.87 लिखा हुआ, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, सीटीआरएल लिखा हुआ है 0.5%, यानी कि यार इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की तो ऑडियंस तो क्लिक ही नहीं कर रही है मेरे ऐड के ऊपर, और ना लैंडिंग पेज व्यूज भी नहीं आए हुए, लैंडिंग पेज व्यूज खाली 2-3 है, 1000 रुपए खर्च हो गए यार मेरे। तो देन दैट विल बी अलार्मिंग, और मैं फिर इस इंटरेस्ट के ऊपर 2000 रुपए टेस्टिंग पे नहीं खर्च करूंगा, ना एड टू कार्ट आया हुआ है, ना इनिशिएट चेकआउट आया हुआ है, 1000 रुपए खर्च होने के बाद भी, देन आई विल नॉट वेस्ट यार 2000 रुपए इसके ऊपर मैं खर्च होने दूं, आई विल पॉज दिस इंटरेस्ट, आई विल सेव माई 1000 रुपीज, आई डोंट वांट टू टेस्ट दिस मैन। इस पे तो क्लिक थ्रू रेट ही नहीं आ रहा, फिर मैं कॉस्मेटिक्स का अपना इंटरेस्ट देखता हूँ, इस पे ठीक है यार बेहतरीन सीटीआरएल चल रहा है यार, 1000 रुपए 800 1000 रुपए खर्च हो गए, सीटीआरएल बेहतरीन आ रहा है भाई, 4.28% आ रहा है, बेहतरीन यार, लैंडिंग पेज व्यूज भी आ रहे हैं अच्छे खासे, कंटेंट व्यूज भी हो गए भाई, और आपका एड टू कार्ट भी कुछ कुछ आ गए, इनिशिएट चेकआउट भी आ गए, जबरदस्त यार, ठीक है, सो आई विल लेट इट गो अहेड, और परचेजेस भी आ गई हैं एक दो। फिर मैं होम इम्प्रूवमेंट देखूंगा अपना इंटरेस्ट, ठीक है यार इसका सीटीआरएल, मतलब अभी इसके ऊपर परचेजेस आ गई होंगी ना होम इम्प्रूवमेंट के ऊपर, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी, फर्ज करें इसके ऊपर अभी तक 1000 रुपए खर्च हुए हैं और 4 परचेजेस आ गई होम इम्प्रूवमेंट के इंटरेस्ट के ऊपर, आई विल बी चिल, ठीक है 4 परचेजेस आ गई हैं, सीटीआरएल फिर देख लूंगा, सही है सीटीआरएल भी अच्छा ही होगा फिर तो। फिर ये एक और इंटरेस्ट होगा फॉर एग्जांपल हमारे पास, इस पे हमारे पास कोई भी परचेजेस नहीं आई हुई है, लेकिन कुछ 1000 रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन एड टू कार्ट 7-8 आ गए, इनिशिएट चेकआउट भी हैं, तो और सीटीआरएल भी 2% से ऊपर है या 1.5% से ऊपर है, तो अभी लेट इट रन, के चलो रन होने तो अभी देख लेते हैं, इसको पूरा चांस दे देते हैं। बाकी फिर हम लोग ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल हमने अपने विनिंग इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिए हैं, दीज आर आर विनिंग इंटरेस्ट, ये एक सीबीओ कैंपेन में हम स्केलिंग के लिए चला रहे हैं, रिजल्ट्स हमारे पास अच्छे आ रहे हैं, अचानक से हम देखते हैं यार रिजल्ट में कुछ डाउनफॉल आ रहा है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम लोग आगे जाके इसको देखेंगे कि, तो हम लोग इसको फिर आगे जाके देखेंगे कि यार देखेंगे कि भाई जैसे कि हमारे ऐड ने अच्छा रिजल्ट दे रहा था, परफॉर्म करना छोड़ दिया है, देन वी विल स्टार्ट एनालाइजिंग इट प्रॉपर्ली, कि यार हमारे फनल में कहीं गैप तो नहीं आ रहा, कहीं हम लोगों का वेबसाइट लोडिंग टाइम तो स्लो नहीं हो गया है, कि लोग इनिशिएट चेकआउट करने के पेज के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो लोड होने में टाइम ले रहा है, तो वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई यार कहीं कोई गैप तो नहीं आ रहा है, और अगर सब कुछ सही है सो देन वी कैन एनालाइज के हाँ यार ये शायद अब पर्टिकुलर इंटरेस्ट पूरी तरीके से सेचुरेट हो गया है, एंड वी शुड गिव अप ऑन दिस इंटरेस्ट, मतलब इसकी ऑडियंस जितनी भी हमसे परचेजेस कर सकती थी, इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अंदर जितनी भी ऑडियंस थी जो हमसे परचेज कर सकती थी उसने परचेज कर लिया है, एंड अब हमारा ओवर टाइम पिछले 3 दिन से इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर हमें सेल्स आ रही थी रेगुलरली, लेकिन पिछले 3-4 दिन से सेल्स बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं, सो वी कैन स्टॉप दिस। तो इस तरीके से हम लोग अपने इसको एनालाइज कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है। और कभी कभी अगर आपका CTRL बढ़ने लग जाए और आपने अपने फनल को प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं किया, जैसे कि टॉप ऑफ द फनल एंड ऐड कभी रिपीटेड लोगों के सामने जा रहा है, तो हम लोग फिर फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से चेक करेंगे कि यार ये अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट अब इसने परफॉर्म करना छोड़ दिया है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। क्लिक थ्रू रेट पहले तो इस पर्टिकुलर एड सेट का 3% था, लेकिन पिछले 4-5 दिन से इसका क्लिक थ्रू रेट ड्रॉप होकर 0.8% हो गया है,
तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि यार व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। डिलीवरी में जाएंगे, हम देखेंगे भाई क्या फ्रीक्वेंसी है। अब ये 1.25 आ रही है, अब हमने देखा कि यार ये 5-6 आ रही है यहाँ पे, इट मीन्स है कि शायद इस ऑडियंस में अभी और भी जान होगी, तो हम इस हेडसेट को बंद नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि यार इस हेडसेट के अंदर भी जान होगी, ऑडियंस साइज तो बड़ा था। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉस्मेटिक्स का जो ऑडियंस साइज था दैट इज 2 मिलियन। 2 मिलियन का हमारा साइज था, और इसमें से अभी तक हमें आई है 100 परचेजेस, और इसने परफॉर्मेंस अब इसकी बुरी हो गई है। तो यार इट मीन्स 2 मिलियन की ऑडियंस तो बहुत बड़ी है, तो इसने परफॉर्म करना क्यों छोड़ दिया। तो हम देखेंगे यार कहीं हमारा फ्रीक्वेंसी तो नहीं बड़ी हो गई, 3 हो गई है यार फ्रीक्वेंसी, लेट्स ट्राई एंड चेंज द ऐड। हम ऐड को चेंज करके देख लेते हैं। तो हम लोग इसके ऐड को चेंज कर देंगे। अब ऐड को चेंज करने का वैसे तरीका पता है क्या होगा, कि हमने जैसे कैसे इंटरेस्ट का है कि हम, ताकि हम लोग देख लेंगे ऐड को चेंज हमने जब कर दिया है, तो नए ऐड को देख के ऑडियंस क्या एक्शन ले रही है, क्या सीटीआरएल अब इम्प्रूव होना शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यू विल एनालाइज, और अगर 2-3 दिन में नहीं होता है इम्प्रूव, सो वी विल, अगर हो जाता है इम्प्रूव और परचेजेस वापस आना शुरू हो जाती हैं, वेल एंड गुड। अगर फिर भी नहीं इम्प्रूव होता है, सो इट मीन्स दिस ऑडियंस इज नाउ, मतलब इस ऑडियंस में जो भी हमारे जितने भी हमारे मतलब के बायर्स थे ना, वो हमने पूरे हो गए, ऑडियंस सैचुरेट हो गई है, नाउ वी कैन शट डाउन दैट। खैर, अब हमने कहा कि यार एड फटीग हो रही है, एड चेंज कर लेते हैं। तो एड फटीग जब हो रही होगी और एड चेंज कर रहे होंगे ना इस एड सेट का, तो उसका सही तरीका क्या है, हम इस ऐड को एडिट करके जाके इसकी वीडियो हटा के दूसरी वीडियो नहीं डालेंगे। वी विल डुप्लीकेट दिस, और उसके जो डुप्लीकेटेड वर्जन होगा ना, उसके अंदर हम लोग जाके नया क्रिएटिव लगा के उसको पब्लिश करेंगे, और इसको टर्न ऑफ कर देंगे यहाँ से, और नए वाला ऐड हमारा ऑन हो जाएगा। नया वाला ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं। प्लस हम लोग जब स्केलिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग अब स्केल करना चाह रहे हैं, मेरा ये कैंपेन, एक पर्टिकुलर कैंपेन चल रहा है जिसका डेली बजट, उसके अंदर मेरे तीनों विनिंग इंटरेस्ट हैं और सेल्स अच्छी आ रही हैं, और दिन का 3,000 रुपये लगा हुआ है। नाउ आई वांट यार कि मेरी कॉस्ट पर परचेज और कम हो जाए, और मैं भी ज़्यादा स्पेंडिंग करना चाहता हूँ, ताकि मेरे रिजल्ट्स, डेली रिजल्ट्स भी ज़्यादा हो जाएं। अब मैं 3,000 के बजाय उस पर्टिकुलर एड सेट के ऊपर 5-6 हज़ार रुपये लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो हमारे पास फेसबुक एड्स मैनेजर में यहाँ पे ब्रेक डाउन आ जाते थे कि किस एज ग्रुप के लोग आपसे परचेजेस कर रहे हैं, कौन सी सिटीज़ के लोग आपसे परचेजेस कर रहे हैं, और सारे हमारे पास ब्रेकडाउन मौजूद होते थे। लेकिन अब वो जेंडर कौन सा है, तो अब फेसबुक ने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं आफ्टर iOS चेंजेस। अब हमें अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करना है स्केल करते वक्त, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स हमने इंस्टॉल किया हुआ होगा अपनी वेबसाइट के अंदर, शॉपिफाई स्टोर के अंदर, तो हम जाएंगे analytics.google.com पे। सही है। और हम अपनी ऑडियंस के ऊपर जाएंगे, हम करेंगे अपनी ऑडियंस का ओवरव्यू। हम यहाँ पे कोई डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, May 15 to May 19, या May 18। अबे यार, May 15 to May 18 अप्लाई। सही है। तो यहाँ पे ऑडियंस के ऊपर जब हम लोग आ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग से क्लिक करके भी देख सकते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं लोग, क्या हो रहा है। और यहाँ पे भी देखें ऑडियंसेस के ओवरव्यू के बाद यहाँ नीचे आएंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा डेमोग्राफिक्स। हम डेमोग्राफिक्स में जाएंगे ना, एज और जेंडर हमें पता चल जाएगा, तो हम ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि यार हमारे जो ज़्यादातर जो परचेजेज हुई हैं, जो ज़्यादातर हमारी बाइंग आई है, मतलब जो हमारे पास वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कौन से एज ग्रुप हमारे विजिटर्स क्या हैं। अब यहाँ से ठीक है कि 25-34 के विजिटर ज़्यादा हैं। मेल टू फीमेल रेशो हमें पता चल रहा है कि फीमेल आर 69%, 30% इज मेल्स।
हम जब स्पेसिफिकली इनको सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे कि एज, मैं स्पेसिफिकली एज ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, उससे ये होगा कि मुझे ट्रांजैक्शन पता चल जाएगी कि यार किस पर्टिकुलर एज ग्रुप से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो 25 to 34 विजिटर्स वर 1087 एंड इतना मैंने 35 परचेजेस हुई हैं। 35 to 44 से मुझे इतनी परचेजेस मिली हैं। 65 प्लस से मुझे 4 परचेजेस मिली हैं। तो अगर मैं ऑप्टिमाइज करना चाहूँ, अब बेहतर यही है आफ्टर iOS चेंजेस कि फेसबुक ने अगर ब्रेकडाउन वहां से हटा दिया है, तो हम लोग स्केलिंग करते वक्त चीज़ों को ओपन रहने दें। मतलब हम लोग एज ब्रेकडाउन्स के चक्कर में खुद भी ना पड़े। अगर क्योंकि फेसबुक को पता है कि अगर हमने देखें, अगर हमने हमारा ब्रेकडाउन में 20 ईयर्स ओल्ड से 60 ईयर्स ओल्ड भी सेलेक्ट हुआ है ना, और हमारे पास जो सेल्स आती है वो 40 से 50 साल की उम्र के लोगों की ही आती है, तो फेसबुक आपका 90% प्लस बजट वहीं पे ही एलोकेट कर रहा होगा। तो वी शुड ट्रस्ट फेसबुक। लेकिन स्टिल अगर हमें ऑप्टिमाइज करना हो, ये तो ऑप्टिमाइज के लिए ये थोड़ा सा नंबर कम है, थोड़ा सा ज़्यादा हो ना नंबर, हमारे पास एटलीस्ट 400 300 400 परचेजेस का डाटा हो, या चलें एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम 200 परचेजेस का तो डाटा होना चाहिए कि वी हैव अ डाटा ऑफ 200 परचेजेस। कई लोग, हम लोग 100 परचेजेस के ऊपर भी वो कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग कि भाई अगर 100 परचेजेस आई हैं और वो डिफरेंट एज ग्रुप से नहीं है, वो आई 100 की 100 ही हमारे पास 25 से लेके 44 के बीच है, तो हम उन्हीं को सेलेक्ट कर लेंगे, देन वी कैन ऑप्टिमाइज इट। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा भाई ये कहाँ से, हम लोग ने गूगल एनालिटिक्स से जाके देख लिया कौन सा एज ग्रुप है कि अगर हम लोग ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं स्केलिंग के वक्त, थोड़ा सा टाइट करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, तो हमने क्या करना है। जेंडर हमने देख लिया कि भाई फीमेल से हमारे पास 74 परचेजेस आई हैं, मेन से 26 परचेजेस आई हैं। उसके अलावा वी कैन सी, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि लोकेशन क्या है उन लोगों की। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से ही आ रही है हमारे पास परचेजेस, तो हमने पाकिस्तान को सेलेक्ट किया और हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा जो परचेजेस हैं वो कराची से आई हैं भाई हमारे पास। 6 लाख के रेवेन्यू में से 2,05,520 कराची का है, फिर लाहौर से है, फिर रावलपिंडी से, फिर हमने देखा यार हैदराबाद से तो हमारे पास परचेजेस आती ही नहीं है, तो वी कैन एलिमिनेट हैदराबाद, ये वहाँ से आती हैं या सही है। हम लोग देख सकते हैं कि भाई हमारी टॉप परफॉर्मिंग सिटीज़ कौन सी हैं, और ताकि हम लोग वहीं पे उन्हीं को सेलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं और ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं स्केलिंग के वक्त। दिस इज ऑल। तो दिस इज इट फॉर फेसबुक एड्स एनालिसिस। ठीक है।